जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर बड़ा हमला हुआ है। बताया गया है कि आबे को भाषण के बीच गोली मारी गई, जिसके बाद वो वहीं गिर पड़े। एनएचके की रिपोर्ट के अनुसार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर नारा शहर में ये हमला हुआ है। गोली लगने के बाद शिंजो आबे लहूलुहान होकर नीचे गिर गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक लोकल रिपोर्टर के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है, जिसमें बताया गया कि सुबह करीब 11:30 बजे शिंजो आबे पर यह हमला हुआ। हमले के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। बताया गया कि हमलावर ने शिंजो आबे पर 2 गोलियां चलाई हैं, जिसके बाद वह भागा नहीं बल्कि वहीं खड़ा रहा। हमलावर की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। आपको बता दें कि जापान दुनिया के ऐसे देशों में है जिन्हें सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, लेकिन इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर हुए इस हमले को सभी ने चौंका दिया है। पुलिस भी इस घटना से सतर्क हो गई है। अमेरिकी करेंसी की मजबूत होने और विदेशी फंड्स की निरंतर निकासी के चलते शुक्रवार को रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे टूटकर 69.25 पर आ गया है। कल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 69.13 पर बंद हुआ था। इंटरबैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 69.20 पर खुला और फिर गिरावट के साथ 69.25 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 12 पैसे की गिरावट दर्शाता है। इस बीच 6 प्रमुख करेंसी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉक्टर इंडेक्स 0.05% की गिरावट के साथ 107.07 पर था। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.17% बढ़कर $104.83 प्रति बैरल पर आ गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर जापान के नारा शहर में चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में भाषण के दौरान उनकी गोली मार दी गई है। गंभीर रूप से घायल आबे विमान से एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके समय उनकी सांसें नहीं चल रही थी और हृदय गति रुकी हुई थी। स्थानीय दमकल विभाग के अधिकारी मोरीमोतो ने बताया कि आबे को गोली लगने के बाद दिल का दौरा पड़ा और उन्हें एक प्रांतीय अस्पताल ले जाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे पर हमले को दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, मेरे प्रिय मित्र आबे शिंजो पर हुए हमले से मैं बहुत व्यथित हूँ। हमारा विचार और प्रार्थनाएं उनके और उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ हैं। लोकसभा में सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने असम के मुसलमानों से हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने ईद उल जुहा के दौरान गायों की बलि नहीं देने की अपील भी की। मालूम हो कि अजमल असम राज्य जमीयत उलमा के अध्यक्ष भी हैं, जो कि देवबंदी स्कूल ऑफ थिंक से संबंधित इस्लामिक विद्वानों के प्रमुख संगठनों की टॉप बॉडी है। अजमल ने कहा कि आरएसएस के कुछ लोग हिंदू राज बनाने की कोशिश करके हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं। हिंदू राज कभी उनके सपनों में भी नहीं हुए होगा। वे इस देश में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एकता को नहीं तोड़ सकते। अगर आप ईद पर एक दिन के लिए गाय नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। हम तो इसे हिंदू भाइयों के साथ मनाते हैं। हमारे भी सभी पूर्वज हिंदू थे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की इकाई पर नई याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला किया है। शिवसेना नेता सुभाष देसाई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि वे 11 जुलाई को सुनवाई के लिए आने वाली अन्य निलंबित याचिकाओं के साथ नई याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं। शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों के एक वर्ग द्वारा बगावत के परिणाम स्वरूप महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। यह तब हो रहा है जब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और एकनाथ शिंदे के समूह के बीच उम्मीदवारों को पार्टी के मुख्य संचेतक के रूप में मान्यता देने के नए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। उनका इलाज जारी है। हर कोई उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट जानना चाह रहा है। इसी बीच राहुल प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर उनकी बेटी मीसा भारती ने बड़ी जानकारी दी। इतना ही नहीं बल्कि मीसा भारती ने 3 तस्वीरें भी शुक्रवार सुबह फेसबुक पर शेयर की। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को भी साझा किया। मीसा भारती ने फेसबुक पर लिखा, आप सबकी दुआओं और एम्स दिल्ली की अच्छी चिकित्सीय देखरेख से लालू प्रसाद की तबीयत काफी सुधार है। अब आपके लालू जी बिस्तर से उठकर बैठ पा रहे हैं, सहारा लेकर खड़े हो पा रहे हैं। हर मुसीबत से लड़कर बाहर आने की कला लालू प्रसाद यादव जी से बेहतर कौन जानता है। अपने मनोबल और आप सबकी दुआओं के बदौलत लालू जी की स्थिति काफी बेहतर है। कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें, साथ बनाए रखें, दुआओं में लालू जी को याद करें। यूपी में उपचुनाव और उससे पहले एमएलसी चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी और सुबसपा के गठबंधन पर दरार नजर आने लगी है। उपचुनाव की हार के बाद अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने खुले तौर पर जुबानी हमले किए, जिसके बाद ओपी राजभर ने गठबंधन के विधायकों दलों की
बैठक में नहीं बुलाया गया। मिली जानकारी के अनुसार ओपी राजभर ने भी अपनी पार्टी की आपात बैठक मऊ में बुलाई है। दरअसल पहले एमएलसी चुनाव और फिर उपचुनाव में हार के बाद से ही ओपी राजभर अखिलेश यादव पर लगातार जुबानी हमले कर रहे थे। उन्होंने सपा प्रमुख को एसी से बाहर जनता के बीच सड़क पर आने की नसीहत तक दे डाली थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि सपा को किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,815 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,35,85,554 हो गई है, जबकि उपचाराधीन रोगियों की तादाद 1,22,335 तक पहुंच गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह आंकड़े जारी कर यह जानकारी दी। सुबह 8 बजे आंकड़ों के अनुसार 38 और संक्रमितों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,25,344 तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा कि उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल मामलों में 0.28% है, जबकि कोविड-19 से उबरने का राष्ट्रीय दर 98.51% है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख चित्रा रामकृष्णन और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ 2009 से 2017 के बीच कथित तौर पर एनएसई कर्मचारियों के फोन टैप करने का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के इस सिलसिले में मुंबई, पुणे और देश के अन्य हिस्सों में छापेमारी कर रही है। सीबीआई के एक सूत्र ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर अवैध फोन टैपिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि 2009 और 2017 के दौरान रामकृष्ण और पांडे ने एनएसई के कर्मचारियों के फोन अवैध रूप से टैप किए थे। पांडे आईएसको सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड चलाते थे। लिमिटेड पर आरोप लगाया गया है कि रामकृष्ण के इस फर्म का इस्तेमाल एनएसई के कर्मचारियों के फोन टैप करने के लिए किया था। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 15 महीने में किए गए विकास कार्य शिवराज सरकार के 15 साल पर भारी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, मेरी 15 माह की सरकार के जनहितैषी कार्यों, जनहितैषी योजनाओं, विकास कार्यों, प्रदेश की दिशा बदलने के संकल्प से घबरा कर तो सौदेबाजी और बोली से मेरी सरकार बीच में ही गिरा दी गई। अब झूठ परोस रहे हैं कि मेरी सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया। कमलनाथ ने दावा किया कि शिवराज जी, मेरी सरकार के 15 माह के कार्य आज भी आपकी 15 वर्ष की सरकार पर भारी हैं। इसकी गवाह तो खुद प्रदेश की जनता है। कमलनाथ ने आगे कहा, मैं तो आपको रोज चुनौती देता हूं कि आप अपना 15 वर्ष का हिसाब लेकर जनता के बीच जाइए, और मैं भी अपना 15 माह का हिसाब लेकर जनता के पास जाता हूं। जनता खुद फैसला कर लेगी। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक्शन में नजर आ रही हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष गांधी ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जिग्नेश मेवानी और जीपीसीसी के 6 अन्य कार्यकारी अध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। विज्ञप्ति के मुताबिक जिन पार्टी नेताओं को जीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, उनमें विधायक ललित कगथरा, ऋत्विक मकवाना, अमरीश जेडेर, हिम्मत सिंह पटेल और जिग्नेश मेवानी शामिल है। विज्ञप्ति में साथ ही कहा गया कि पार्टी के 2 अन्य नेताओं का कादिर पीरजादा और इंद्र विजय सिंह गोहिल को भी राज्य पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को अंतरिम जमानत देने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इससे पहले हाई कोर्ट की तरफ से जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई थी। मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई, जिसमें खुद की जान को खतरा बताते हुए जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील की है। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जमानत नहीं देने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि जुबैर ने सिर्फ एक ट्वीट नहीं किया है, बल्कि उनके ऐसे अपराध करने की आदत हमेशा से रही है।